दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो गया है जनहित का। जनहित में आज बात करेंगे शीश महल की, जिसका पार्ट 2 आज रिलीज हो गया है। अरविंद केजरीवाल के गृह नक्षत्र पर आज बीजेपी ने नई पिक्चर रिलीज की है और इसके बाद आपको बैटल ऑफ बंगाल की चुनावी गर्मी भी दिखाने वाले हैं। देखिए वो 4 खबरें जो जनहित में विस्तार से आप देखने जा रहे हैं। आज की ब्रेकिंग स्टोरी है अरविंद केजरीवाल का शीश महल पार्ट 2। क्या वाकई आम आदमी केजरीवाल को अब महल में रहे बिना नींद नहीं आती? उनकी गृह दिशा में अब क्या क्या नया विघ्न पड़ गया है? विस्तार से पूरी खबर रखने वाले हैं आपके सामने। बिग स्टोरी में दिखाएंगे बैटल ऑफ बंगाल, जहां दूसरे चरण का रण और भीषण होता दिख रहा है। यह किला कैसे जीतेगी बीजेपी? 4 मई को कौन होगा बंगाल की सत्ता में और कौन होगा बंगाल की खाड़ी में? एक्सक्लूसिव स्टोरी में दिखाएंगे पाकिस्तान में फिर हो रही है अमेरिका और ईरान की बात, लेकिन चेहरे सूजे हुए हैं। बात तो कहेंगे पर एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। और रात 9:30 बजे स्पेशल स्टोरी में हम लौट कर फिर आएंगे केजरीवाल पर, दिखाएंगे कि सर जी क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो चलिए शुरुआत करते हैं और खबरों में सबसे पहले बात शीश महल की, अरविंद केजरीवाल के कथित शीश महल की। वो नहीं जो उन्होंने दिल्ली का सीएम रहते बनवाया था, जो बहुत सारी सुर्खियां भी बटोरी थी, जिसमें एक दिन भी केजरीवाल रह नहीं पाए थे। उसके पहले ही वो जेल चले गए थे, फिर दिल्ली की सत्ता से भी चले गए। वो तो उनका कथित शीश महल 1 था। आज जिस शीश महल की हम बात करने जा रहे हैं, यह है शीश महल पार्ट 2। मेरे दाएं और बाएं तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ पुराना शीश महल है, जिसमें ना जाने कितने लाख के पर्दे, बड़े महंगे जकूजी, बाथ, लाखों की टॉयलेट सीट की उन दिनों बहुत चर्चा थी। बीजेपी की ओर से लगातार शीश महल का मुद्दा चुनाव में बनवाया गया था। चौराहे चौराहे शीश महल के बकायदे छोटे छोटे मॉडल भी रखवाए गए थे, जिसके कारण सत्ता आम आदमी पार्टी की दिल्ली से चली गई थी आज से ठीक 14 महीने पहले, जिसकी पिक्चरें दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता जाने के बाद इसके अंदर घूम घूम कर बीजेपी ने आपको दिखाई भी थी। और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये केजरीवाल के शीश महल 2 के अंदर की है। ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाते हुए रिलीज किया है। यह शीश महल 2 दिल्ली में लोधी स्टेट का वही 95 नंबर का सरकारी बंगला है जो अरविंद केजरीवाल को अलॉट हुआ है और कल ही घर गृहस्थी को लेकर वो इसमें शिफ्ट भी हुए हैं। केजरीवाल यानी भारतीय राजनीति के सबसे साधारण दिखने वाले एक असाधारण आदमी, जो अपने साइज की 40 नंबर के बजाय 44 नंबर की कमीज पहनते हैं, बाटा के फ्लोटर में चलते हैं, लेकिन रहने के लिए उन्हें शीश महल ही चाहिए। यह मैं नहीं कह रही, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं। बीजेपी ने यही आरोप लगाते हुए आज शीश महल 2 की पिक्चर रिलीज की है। अब जरा उसकी तस्वीरें दिखा देते हैं। साथ में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को भी सुनिए कि इन्हें दिखाकर वो आज अरविंद केजरीवाल को कैसे घेरते हैं। पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि नए शीश महल में किन कंपनियों को फायदा पहुंचाकर उनका पैसा आपने लगाया। तो आदमी कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कि मैं मकान नहीं लूंगा, तो आज समझ में आता है कि वो ये कहते थे कि मैं साधारण नहीं लूंगा, महल ले लूंगा। केजरीवाल जी शीश महल में रहते, मगर आज समझ में आया कि शीश महल केजरीवाल के अंदर रहे। जैसे करोड़ों रुपया बेडरूम में लगाने के बाद में वहां पे नींद कैसे आती होगी? क्या आपको अपने आप से घिन नहीं आती? वहां पे सांस कैसे आती होगी? दम नहीं घुटता आपका? दिल्ली के रहमान डकैत को हरा दिया तो उसके बाद में वो पंजाब चले गए, वहां पर उन्होंने दूसरा शीश महल बनाया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का रहमान डकैत तक आज बोल दिया है बीजेपी ने। शीश महल 2 की पिक्चर रिलीज करके प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल से 4 बड़े सवाल भी पूछे। पहला सवाल यह कि नए बंगले में कितना खर्च हुआ और पैसा कहां से आया, किसने लगाया? दूसरा, क्या यही भोग विलास देखकर ईमानदार लोग अब आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं? तीसरा, केजरीवाल को बार बार शीश महल ही क्यों चाहिए?
और चौथा, क्या शीश महल 2 में जनता को अंदर जाने की इजाजत है? क्या यही सब देखकर आम आदमी पार्टी के ईमानदार लोग केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं? बीजेपी के सवाल पर भी हम आएंगे। उसके पहले आपको शीश महल 1 से शीश महल 2 तक के गृह दोष जरा बताते चलें। कल मैंने इसी बुलेटिन में आपको दिखाया था केजरीवाल की गृह दिशा यानी होम कंडीशन 2024 से ही गड़बड़ है। 2024 तक जब दिल्ली के सीएम थे तो 6 फ्लैगस्टाफ रोड के बंगले को रिनोवेट करके महल बनाया। इसी का नाम बाद में बीजेपी ने शीश महल रख दिया और इसी में केजरीवाल का नाम खराब होता हुआ चला गया। दिल्ली की सत्ता जाने के बाद सीएजी ने हिसाब जोड़ा तो पता चला 8 करोड़ के रिनोवेशन बजट को 34 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। बजट से 342% ज्यादा। इंटीरियर, पर्दे, कमोड की कीमतें अगर याद दिलाऊंगी तो बहुत वक्त जाया जाएगा। आप बाद में इस बारे में गूगल कर लीजिएगा। केजरीवाल की सत्ता गई तो रहने को बंगला नहीं था। सांसद अशोक मित्तल ने उन्हें अपना बंगला दिया। केजरीवाल तब से अपने खुद के नए बंगले की दौड़ धूप में लगातार लगे हुए थे। चाहत भी पूरी हुई। आखिरकार हाई कोर्ट के आदेश पर 95 लोधी एस्टेट उन्हें अलॉट किया गया और कल जैसे ही अरविंद केजरीवाल इस नए बंगले में शिफ्ट हुए, बैक टू बैक 2 बलाएं उनके सिर पर आ गईं। घर बदलते ही पार्टी के 7 सांसदों ने राजनीतिक घर बदल लिया और आज ये घर भी सवालों के घेरे में आ गया कि ये तो शीश महल पार्ट 2 है। अब जानिए केजरीवाल का लोधी एस्टेट का ये बंगला कैसा है, जिसे लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसे भी केजरीवाल ने शीश महल 2 बना दिया है। 95 लोधी एस्टेट ये करीब 5000 स्क्वायर फीट का टाइप 7 बंगला है जो सरकारी आवास की 2nd कैटेगरी में है। केजरीवाल के इस बंगले में एक हॉल, 4 बेडरूम, डाइनिंग रूम, वेटिंग रूम, ऑफिस स्पेस है। इसमें 2 लॉन है, एक गैराज है और 3 सर्वेंट क्वार्टर भी, यानी बड़ा बंगला है। एक बड़े नेता की जरूरत पूरी करता है। लेकिन इसे शीश महल 2 बना देने के आरोपों को आम आदमी पार्टी ने आज साफ साफ नकार दिया। केजरीवाल खुद तो कुछ नहीं बोले। आम आदमी पार्टी ने कहा कि शीश महल 2 बीजेपी की बदमाशी है और तस्वीरें फर्जी हैं। एलजी साहब का घर जनता के लिए खोली, रेखा गुप्ता जी का जो मुख्यमंत्री हैं उनका घर और अरविंद केजरीवाल जी का भी घर जनता के लिए खोलिए। जनता खुद से जाए और देखे, फैसला करे किसका घर कितना आलीशान बना। कोई भी हल्की सी भी सर्च करेगा, पिंटरेस्ट करके एक साइट है, उस पे ये पिक्चर्स अवेलेबल है। ये प्रोजेक्ट किया गया कि ये अरविंद केजरीवाल जी के घर की फोटोज हैं जो सरासर सफेद झूठ है। झूठी तस्वीरें जारी करके, झूठा प्रचार करके आप अभी भी वही घिसे पीछे तरीके अपना रहे हैं। ये तो भारतीय झूठा पार्टी है। ये अरविंद केजरीवाल जी के नाम को बदनाम करने की एक बार फिर से एक सोची समझी गंदी साजिश भाजपा कर रही है। अरविंद केजरीवाल का बंगला न्यारा बनने की बजाय उनके लिए लगातार मुसीबतें खड़े कर रहा है। हालांकि इसके लिए जिम्मेदार भी वही हैं। आपको याद होगा जब नई नवेली पार्टी नवंबर 2012 में उनकी ओर से बनाई गई थी, उस समय उनकी ओर से कहा गया था कुछ भी हो जाए मैं सरकारी बंगला, बड़ा बंगला नहीं लूंगा। और अब देखिए बंगले को लेकर सियासत कैसे गरमाई है। केजरीवाल घिरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है शीश महल 2 के आरोप भी उतने ही खोखले निकलेंगे जितने शराब घोटाले के निकले थे। लेकिन अब शीश महल 2 को लेकर केजरीवाल पर बीजेपी का ये ट्रिपल अटैक देखिए। बांसुरी स्वराज तो पहले से बीजेपी में है, लेकिन राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल ने आज पहला डेमो दिया है। पहला वाला शीश महल बना था, उसकी वजह से मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी की छवि तार तार हुई थी। हार का जो मुख्य कारण था उसमें वो शीश महल था। दिल्ली चुनाव समाप्त हुए 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ और शीश महल पार्ट 2 बन के सामने आ गया। आपने जनता को ही लूटना शुरू कर दिया। ये लोगों की, गरीब इंसान की कमाई के पैसे से आ रहे हैं, तो इन्हें शर्म नहीं आती इस तरीके से ये शीश महल 1, 2, 3 बना रहे हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से लोग इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। मुद्दा लग्जरी में रहने का नहीं है, मुद्दा डबल स्टैंडर्ड्स का है, मुद्दा झूठ का है, मुद्दा डिसेप्शन का है। देश की जनता के सामने नौटंकी कर कर, आवरण ओढ़कर और अपनी अवधारणा दूसरी बनाने का है। वैसे सत्ता की सवारी बदलते ही कैसे सुर भी बदल जाते हैं। कभी यही राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल शीश महल 1 पर
केजरीवाल का बचाव करते नहीं थकते थे। आज यही शीश महल 2 पर उनकी धुलाई में लगे हुए हैं। बहरहाल 7 सांसद गए तो गए। कल तक आम आदमी पार्टी ऐसा दिखा रही थी, इन्हें गद्दार बता रही थी, लेकिन अब पार्टी का स्टैंड बदल गया है कि इन 7 को न घर का रहने देंगे और न ही घाट का रहने देंगे। इन 7 की राज्यसभा सदस्यता रद्द करवा कर ही मानेंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। जालंधर और लुधियाना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 3 बागी सांसदों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जालंधर में हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर गद्दार लिख दिया। अशोक मित्तल की यूनिवर्सिटी के बाहर उन्हें जोर जोर से गद्दार बोलकर नारेबाजी की गई। लुधियाना में राजेंद्र गुप्ता के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया, उन्हें भी गद्दार बोला गया और अपने 7 पूर्व सांसदों को बददुआएं दी गईं कि आम आदमी पार्टी से गद्दारी करके वो कहीं के नहीं रहेंगे। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांग लिया ताकि उनसे मिलकर इन 7 सांसदों की राज्यसभा की सदस्यता खत्म करने की मांग की जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से समय मांगा है और राज्यसभा में पार्टी के नेता संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति से वक्त मांगा है। 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं, ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। इसलिए मैं आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए। आम आदमी पार्टी के लिए यकीनन यह विश्वास करना मुश्किल है कि उसके 7 सांसद एक साथ पार्टी को छोड़कर चले गए। उनमें से कई नाम तो ऐसे थे जो 10 दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल के दायां और बायां हाथ बने हुए थे। उनके पास अहम जिम्मेदारी भी थी, लेकिन इन सब के बीच अब 7 की सदस्यता रद्द करवाने के लिए जोर शोर से आम आदमी पार्टी लग गई है। उधर भगवंत मान, जिनकी ओर से राष्ट्रपति से वक्त मांगा गया है, वो मुख्यमंत्री पंजाब के हैं। भगवंत मान राजनीति में आने से पहले कॉमेडियन थे। उनका ये अंदाज आज भी दिख जाता है। मान ने सोशल मीडिया पर आज अपने 7 पूर्व सांसदों पर जोरदार तंज किया। मान ने इन 7 सांसदों की अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च और धनिया से तुलना की और आगे लिखा, ये 7 चीजें मिलकर सब्जी तो अच्छा बना सकती हैं, लेकिन इनके खुद की सब्जी नहीं बन सकती। यानी कल तक जो आम आदमी पार्टी के लिए हीरा थे, वो बीजेपी में जाते ही उसके लिए किचन के डिब्बे में रखे सब्जी मसाले बन गए। खैर, ये भगवंत मान का अपना स्टाइल है जिसके जरिए वो बात कहते हैं, लेकिन भगवंत मान भी जानते हैं कि ये कितना बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, सीएम मान के लिए है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 7 सांसदों का भी दावा है, जिस 2/3 बहुमत से यानी 10 में से 7 की संख्या लेकर वो अलग हुए हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं होगा और आम आदमी कुछ दिन शोर मचाकर हल्ला गुल्ला करके शांत हो जाएगी, बल्कि दिल्ली के बाद अब पंजाब को बचाने पर फोकस करेगी। भगवंत मान की सरकार को बचाने पर फोकस करेगी, क्योंकि सांसदों के बाद विधायक भी कहीं पाला बदल न ले, इस बात का डर आम आदमी पार्टी के अंदर हमेशा बना रहेगा। हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर गए आम आदमी पार्टी से कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची। एक तरफ देश में अरविंद केजरीवाल हैं जो कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ देश में एक निर्णायक लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, देश के लिए काम करना चाहते हैं। अपील करना चाहती हूँ कि वो भी बीजेपी ज्वाइन करें। संगठन महामंत्री ही उसे छोड़कर आ जाए तो वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा है, वैचारिक दिवालियापन दिख जाता है। भगवंत मान जी को पकड़ के रखिएगा, कब वो सारे एमएलए लेके फुर हो जाए आपको पता भी ना चले, आप उन पे ध्यान रखिए। आम आदमी पार्टी के घर में बड़ी सेंध लगी है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गृहदशा शीश महल पार्ट 2 के सामने आ जाने के बाद और खराब बनी हुई है। पंजाब के इलेक्शन में क्या होगा, जिस 117 में से 92 सीटें पिछली बार आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी, अब 6 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो वहां पर हालात क्या रहते हैं, हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।
लेकिन अभी जहां चुनाव हो रहे हैं, लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। प्रचार के लिए अभी 2 दिन और बचे हुए हैं। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। दूसरे चरण में दक्षिण बंगाल में वोटिंग होगी, जो टीएमसी का किला माना जाता है। लेकिन इस किले की बुनियाद हिलाने में बीजेपी की चुनावी सेना शिद्दत से जुटी हुई है। बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी जैसे महारथी जोर लगा रहे हैं। तो टीएमसी की ओर से किले को बचाने में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सायोनी घोष जैसे चेहरे जमकर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब की बार टीएमसी का किला बचेगा या कमल खिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर से बंगाल के प्रचार युद्ध में उतरेंगे। लेकिन आज टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने धुआंधार प्रचार किया, तो बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गजों ने तूफानी रैलियां की। वहीं बंगाल के चुनावी रण में आज कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतरे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होना है। 2021 में इन 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटों पर प्रचंड जनादेश हासिल किया था, तो बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें ही मिली थीं, जबकि लेफ्ट फ्रंट की सहयोगी पार्टी आईएसएफ को 1 सीट मिल पाई थी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का असर जमीन पर शून्य नजर आ रहा है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में है और दोनों ही पार्टियों के नेता पहले चरण में सेंचुरी और दूसरे चरण में डबल सेंचुरी के दावे कर रहे हैं। पहला चरण में ही हम लोगों बीजेपी 110 सीट तक हम लोग जीत चुके हैं। असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी होगा। আমি আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, প্রথম দফায় ভোট হয়েছে গত পরশুদিন, তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। 29 তারিখ ডবল সেঞ্চুরি পার হবে, আর সংখ্যা কোথায় গিয়ে থামবে আমি নিজেও জানি না। दरअसल पहले चरण में उत्तर बंगाल में वोटिंग हो चुकी है। इस इलाके में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन दूसरे चरण में दक्षिण बंगाल में मतदान होना है। ये इलाका अब तक बीजेपी की कमजोर कड़ी रहा है। ऐसे में अब की बार पार्टी ने दक्षिण बंगाल में भी कमल खिलाने पर पूरा जोर लगा दिया है। इसके लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा जैसे दिग्गजों की ओर से रैलियां और रोड शो किए गए। इन सारे नेताओं ने दूसरे चरण में भी बीजेपी की जीत के दावे किए। 4 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में जनादेश की भविष्यवाणी की। कमल खिलने को तैयार है। 4 मई को पूरे पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा। 2/3 मेजॉरिटी भी वेस्ट बंगाल में, इस पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं करते। टीएमसी की जगह यहां कमल फूल की सरकार बनेगी। बंगाल के अंदर ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से परेशानी होती है। वंदे वंदे। जो लोग काबा मदीना का बात करते हैं ना, ये लोगों को परमानेंटली काबा और मदीना चला जाना चाहिए। बीजेपी पश्चिम बंगाल में अभी नहीं तो कभी नहीं के अंदाज में इस बार चुनाव लड़ रही है। उसके लिए ये इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। तो टीएमसी भी सत्ता का चौका मारने की कोशिश में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही, क्योंकि ममता बनर्जी अगर चौथी बार मुख्यमंत्री बन गई तो ये देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य में होगा कि किसी महिला को लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव मिला हो। लेकिन इस बार उनकी राह बेहद कठिन है। हमेशा की तरह वैसे आप देख रहे हैं प्रचार की कमान ममता बनर्जी ने संभाल रखी है। अभिषेक बनर्जी भी भरपूर इसमें उनका साथ दे रहे हैं। दूसरे चरण में ही ममता की सीट भवानीपुर में भी वोटिंग होनी है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है, जो 2021 में नंदीग्राम में ममता को हरा चुके हैं। ऐसे में ममता बनर्जी बाकी इलाकों के साथ साथ भवानीपुर में लगातार रोड शो कर रही हैं, पदयात्रा निकाल रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर लगातार टीएमसी के उधर दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के दौरान दूसरी तरफ
गृह मंत्री अमित शाह लगातार टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने की चेतावनी दे रहे हैं। इस पर आज ममता बनर्जी ने तीखा पलटवार करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন, এটা ইটস এ ক্রাইম, এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না। पश्चिम बंगाल की चुनावी गर्मी के बीच अब एक ऐसा कबूलनामा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। टीएमसी के उम्मीदवार बैरन विश्वास ने नतीजे से पहले ही अपनी हार का ऐलान कर दिया। बैरन विश्वास मुर्शिदाबाद जिले की सागर दीघी सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कैमरों के सामने कबूल किया कि वो चुनाव हार रहे हैं और इतना ही नहीं, बैरन ने आसपास की कई और सीटों पर भी टीएमसी की हार की भविष्यवाणी कर दी। আমি আমার বিধানসভা হারছি, জঙ্গিপুর জাকির সাহেব হারছে, শামসেরগঞ্জ নূর আলম হারছে, ফারাক্কা আমাদের আমিরুল হারছে। রাজ্যের খবর আমি বলতে পারবো না, রাজ্যের খবর আমাদের ক্যামেরা স্ট্রিট জানে আর সেন্ট্রাল ফোর্স তো ভালো করে জানে। নমস্কার দাদা, নমস্কার, ভুল হলে ক্ষমা করবেন, ক্ষমা করবেন, ক্ষমা করবেন। टीएमसी उम्मीदवार के इस इतने बड़े कबूलनामे पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में हंगामा मच गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस बयान पर चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया में लिखा है, पहले टीएमसी के अनुब्रत मंडल ने माना कि पहले चरण में उनकी पार्टी 15 से 16 सीटें ही जीत सकती है और अब तो बैरन विश्वास ने मौजूदा विधायकों समेत टीएमसी के तमाम उम्मीदवारों की हार मान ली है। और जरा सोचिए, रिजल्ट आने के ठीक पहले अगर उम्मीदवारों की ओर से अपनी ही हार की भविष्यवाणी कर दी गई तो टीएमसी के लिए सीधा संकेत क्या मिलता है। पश्चिम बंगाल की चुनावी रण में कांग्रेस करीब 2 दशक बाद सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2021 में इस सूबे में पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया था। इस बार भी कांग्रेस के नतीजे में चमत्कार के आसार बेहद कम हैं। ऐसे में राहुल गांधी भी प्रचार का सिर्फ कोरम पूरा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले चरण में भी सिर्फ एक दिन में 3 रैलियां की, 1.5 महीने में एक दिन में सिर्फ 3 रैलियां की थी प्रथम चरण के लिए, और आज दूसरे चरण के प्रचार में भी राहुल गांधी ने एक दिन में 3 रैलियां की। हमेशा की तरह बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पर हमला बोला, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर भी आज तीखा प्रहार किया। जो काम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है, वही काम टीएमसी और ममता जी आपके बंगाल में कर रही है। इंडस्ट्री खत्म कर दी, बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। आरजी कार जैसे केस पर एक्शन लिया होता तो यहां पर कोई बीजेपी का खतरा नहीं होता। इसके पहले राहुल गांधी की ओर से ठीक वोटिंग के दिन पोलराइजेशन के आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कह दिया कि बीजेपी के लिए अगर जगह बन रही है तो उसके लिए ममता बनर्जी बंगाल में जिम्मेदार हैं। उधर पश्चिम बंगाल में पिछले तमाम चुनावों के मुकाबले पहले चरण का मतदान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। छिटपुट घटनाओं और 2-3 बीजेपी उम्मीदवारों पर हमले छोड़ दें तो किसी पोलिंग बूथ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसलिए चुनाव आयोग के सामने पहले चरण के एक भी बूथ पर दोबारा मतदान की नौबत नहीं आई है और ये लंबे समय बाद हुआ है। हालांकि बंगाल में चुनाव और तनाव एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। आज इसके 2 नमूने भी सामने आए। दूसरे चरण के वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले उत्तर 24 परगना जिले के नोआपारा पुलिस थाना परिसर में धमाका हुआ। धमाके की तेज आवाज से पूरा परिसर हिल उठा। बताया जा रहा है बम के टुकड़े उड़कर आसपास के घरों में जा गिरे। पुलिस अभी तक ये नहीं समझ पाई है कि धमाका कैसे हुआ। धमाके की वजह से खाली पड़ी इमारत का एक हिस्सा ढह गया। वहीं दूसरी घटना आसनसोल की है, जहां कांग्रेस समर्थक देवदीप चट्टोपाध्याय की पीट कर हत्या कर दी गई। देवदीप को उनके घर के करीब उनकी पत्नी और बेटे के सामने मारा गया। हत्या के आरोपियों का रिश्ता सत्ताधारी टीएमसी से बताया जा रहा है। अगली खबर वैसे तो चुनावी नहीं है, लेकिन इसे टीएमसी और बीजेपी विरोधी पार्टियां चुनावी चश्मे से देख सकती हैं। आज केंद्र सरकार ने डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर लाहिड़ी देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। वो भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार से लेकर वित्त आयोग के सदस्य और एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अशोक लाहिड़ी पश्चिम बंगाल की बालूरघाट सीट से बीजेपी के विधायक भी हैं।
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के ही मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन दास को नीति आयोग का सदस्य बनाया है। डॉक्टर गोवर्धन दास जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं, अभी IISER भोपाल के डायरेक्टर हैं। दूसरे चरण के मतदान से ऐन पहले बंगाल की 2 मशहूर हस्तियों की नियुक्तियां यकीनन बीजेपी के लिए क्या फायदेमंद दांव हो सकती हैं, इसको लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हैं। आगे बढ़ेंगे और अब जंग की बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद से आ रही है, जहां शांति वार्ता पर बड़ा अपडेट है। आज ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा। बड़ी खबर दे दें, ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया था। वहां जंग को लेकर अपना मैसेज देने के बाद अब ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान से निकल भी चुके हैं। उनके ठीक बाद अमेरिका के डेलीगेशन को भी पाकिस्तान आना था, लेकिन खबर है कि वो अभी तक अमेरिका से उड़ान नहीं भरे। इससे पहले ही खबर आ चुकी थी कि दोनों देशों का डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा तो सही, लेकिन आमने सामने की कोई मुलाकात नहीं होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। और इसीलिए कहा जा रहा है इस्लामाबाद में बात, लेकिन मुंह फेर कर मुलाकात। अब कहने को तो ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा और अमेरिका की टीम भी वहां पर जा रही है, लेकिन दोनों के बीच सीधी वार्ता नहीं होगी। जो होगी पाकिस्तान के जरिए होगी। पाकिस्तानी मीडिया के सूत्रों से खबर यह है कि ईरान ने जंग खत्म करने के लिए अपना एक प्लान पाकिस्तान को दे दिया है। अब वो प्लान ट्रंप तक पहुंचेगा, वहां से ग्रीन सिग्नल आएगा तो ही बात आगे बढ़ पाएगी। घड़ी पर रात के 11:40 हुए थे, तभी पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरान का डेलीगेशन आधी रात को पड़ोसी देश की जमीन पर उतरा। चेहरे वही पुराने थे, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उनके साथ ईरानी प्रतिनिधिमंडल। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, साथ में आतंक को पालने वाले उस देश के मंत्री। अब जनाब गए तो हुआ क्या? यहाँ हुई है कुछ मीटिंग। अब्बास अरागची अपनी टीम के साथ पाकिस्तान की सरकार और मिलिट्री से मिले। पाकिस्तानी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि ईरान ने जंग खत्म करने के लिए एक लिखित फ्रेमवर्क दे दिया है। मीटिंग से पहले ट्रंप भी कह रहे थे कि ईरान अमेरिका की मांगों को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव देने की योजना बना रहा है। यानी अब अमेरिका को ईरान की तरफ से एक ऑफर दे दिया गया। संभवतः उसी ऑफर को समझने के लिए अमेरिका ने पहले चरण की बातचीत में शामिल हो चुके स्टीव विटकॉफ और कुशनर को फिर से इस्लामाबाद भेजा। पहले चरण की तरह इस बार दोनों डेलीगेशन की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि ईरानी डेलीगेशन ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाता, और अमेरिका तो ऐसा कतई नहीं करना चाहता। The United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. करेले पर नीम तब और चढ़ा जब यूएस नेवी ने ईरान के एक और जहाज को उनके पोर्ट पर फिर से जाने से रोक दिया। इसके बाद ईरान की नेवी ने भी पलटवार की धमकी दी है। उधर समंदर की जंग में खुद को और मजबूत करने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज बुश भी तैनात कर दिया। जवाब में ईरानी सेना ने मिसाइल सिटी के अंदर से वीडियो जारी कर कहा कि हमने अपनी मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं किया। धमकियों और तैयारियों को देखते हुए भारत, उसके साथ ब्रिटेन, रूस, चीन और तुर्की ने अपने नागरिकों से 24 घंटे के भीतर ईरान छोड़ने को कहा है। वहीं ईरान का डेलीगेशन भी पाकिस्तान से निकलकर अब ओमान और फिर रूस जा रहा है। और अब वक्त है आज के जनहित स्पेशल का, जिसमें आपको दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति बदल देने का दम भरते थे, गर्व करते थे कि उनकी पार्टी को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन देखते ही देखते केजरीवाल एक ऐसी पार्टी के मुखिया बन गए हैं जो आज उन्हीं आरोपों और परिस्थितियों का सामना कर रही है जिनसे लड़ने के लिए इसका जन्म हुआ था। अन्ना आंदोलन के समय जो लोग केजरीवाल के लिए जान देने को तैयार थे, आज उनमें से ज्यादातर अब उनके खिलाफ खड़े हैं और बता रहे हैं कि केजरीवाल क्या हो गए देखते देखते। अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही।
राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। से नहीं चलता है। ऑपरेशन लोटस बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। हम बीजेपी में विलय करते हैं। अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत के मंच को अपनी सियासत और आम आदमी पार्टी का लॉन्चपैड बनाया था। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे जिस आम आदमी पार्टी के दम पर अरविंद केजरीवाल देश की सियासत बदलने चले थे, उसी सियासत में ऐसे रंगते चले गए कि नौबत यहां तक आ गई कि आम आदमी पार्टी आत्मविनाश की कगार पर है। जिस झाड़ू ने भ्रष्टाचार साफ करना था, आज उसी झाड़ू की तिल्लियां बिखर कर दूसरों के घरों में जा गिरी हैं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल के दिमाग में एक ही सैड सॉन्ग रिपीट मोड में बज रहा होगा। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, चाहा क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में, दिल ने क्या ना सहा बेवफा तेरे प्यार में, होना है और क्या बेवफा तेरे प्यार में। क्योंकि आम आदमी से सरजी बन चुके केजरीवाल तो गुरूर के साथ दम भरते थे कि उनकी पार्टी को कोई तोड़ नहीं सकता। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। अरविंद केजरीवाल इस मुगालते में कैसे जी सकते हैं कि उनकी पार्टी अटूट है, जबकि सरजी की राजनीति तो खुद यूज एंड थ्रो के सिद्धांत पर चलती है। कुमार विश्वास से पब्लिक कनेक्शन सीखा, योगेंद्र यादव से बुद्धि ली, प्रशांत भूषण से कानूनी दांवपेच सीखे और फिर सबको टाटा कह दिया। अब अगर राघव चड्ढा के साथ 7 सांसदों ने सरजी को टाटा कह दिया तो इतना बौखला क्यों रहे हैं? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। राघव चड्ढा जो अरविंद केजरीवाल के उस दौर के साथी थे जब केजरीवाल ना सरजी हुआ करते थे ना मुख्यमंत्री, सिर्फ आम आदमी हुआ करते थे, जो तिरंगा लहराकर देश की राजनीति बदल देने की बातें करता और देश उनकी बातों पर यकीन भी करता था। लेकिन अब केजरीवाल पर उनके साथियों ने ही भरोसा करना छोड़ दिया है। आखिर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ ये क्या हो गया, देखते देखते। एक वक्त था जब अरविंद जी इतने आम थे कि उनके खांसने से भी सिस्टम को जुकाम हो जाता था। एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए भी आम आदमी की खातिर सड़कों पर लेट जाते थे। एक वक्त था जब केजरीवाल ने कसम खाई थी कि ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। एक वक्त था जब सरजी बच्चों की कसम खाकर कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन फिर देखिए कि केजरीवाल क्या हो गए देखते ही देखते। वैगनार में चलने वाले आम आदमी से लाखों की गाड़ी में चलने लगे। देखते ही देखते सादगी का चोला रेशमी पर्दों में बदल गया। जो शख्स शीला दीक्षित के 10 एसी गिनाता था
उसने अपने लिए शीश महल खड़ा करवा लिया। ये वही केजरीवाल थे जो हाथ जोड़कर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत देते थे, इस सत्ता में आकर मन में घमंड नहीं आना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाए। कभी हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड ये तो फिर भी छोटा शब्द है। केजरीवाल जी को दिल्ली ने 2 बार ऐतिहासिक बहुमत देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, लेकिन खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल तो खुद को दिल्ली की कुर्सी का बेताज बादशाह ही समझने लग गए। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर पार्टी आई थी, उसी पार्टी की जड़ों में शराब घोटाले के आरोपों ने प्रहार किया, जिसमें केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। लेकिन केजरीवाल जी ने वहां से भी हुकूमत चलाने का नया कीर्तिमान रचा। जो आरोप लगाकर ही इस्तीफा मांग लेते थे, वो जेल में भी कुर्सी से चिपक कर बैठ गए। सर जी तो राजनीति बदलने आए थे और राजनीति के रंग में ही ढल गए। बीजेपी को हराने का बहाना करके पूरे देश में कांग्रेस से गठबंधन के लिए तैयार हो गए। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। बताइए केजरीवाल जी क्या से क्या हो गए देखते देखते, और केजरीवाल को बदलते हुए तो उनकी पार्टी के लोग ही सबसे नजदीक से देख रहे हैं, और जो केजरीवाल को बदलते और पलटते नहीं देख पा रहे हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं और केजरीवाल को आईना दिखाकर जा रहे हैं। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि जिस पार्टी की उन्होंने 15 वर्षों तक सेवा की, वो अब अपने मूल सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकता से भटक चुकी है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी में अब कोई भी सच्चा देशभक्त काम नहीं कर सकता। चड्ढा ने कहा कि उनका संसद में जनता के मुद्दे उठाना पार्टी के नेतृत्व को पसंद नहीं आया। चड्ढा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी में अब उनके जैसे नेताओं को जानबूझकर ठिकाने लगाया जा रहा है। दावा किया कि पार्टी में अब एक व्यक्ति या छोटे गुट की तानाशाही चल रही है। ये आरोप उन राघव चड्ढा ने लगाए हैं जो पार्टी के पोस्टर बॉय थे। पंजाब में भगवंत मान सरकार के चाणक्य कहे जाते थे। केजरीवाल के सबसे वफादार हनुमान कहे जाते थे। राघव चड्ढा ने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की नीति और नीयत पर बहुत बड़ा और गंभीर सवालिया निशान भी छोड़ा है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। देखते ही देखते केजरीवाल एक ऐसी पार्टी के मुखिया बन गए हैं जो आज उन्हीं आरोपों और परिस्थितियों का सामना कर रही है जिनसे लड़ने के लिए इसका जन्म हुआ था। अन्ना आंदोलन के समय जो लोग केजरीवाल के लिए जान देने को तैयार थे, आज उनमें से ज्यादातर उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और लगातार पाले बदल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अकेले खड़े सोच तो रहे होंगे कि इतने तो मैंने भी रंग नहीं बदले जितने मेरे अपनों ने पाले बदल लिए हैं। अरविंद केजरीवाल के बदलते हुए रंग तो अब उनकी पार्टी के लोग भी देख रहे हैं। जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने की बात कहकर सत्ता में आए, अब वो क्या हो गए हैं? धोखेबाज, तानाशाह, सत्ता के लालची, अराजकतावादी। ये वो उपाधियां हैं जो विरोधी दें तो तब भी समझ आता है, लेकिन ये तो केजरीवाल को करीब से जानने वाले उनके साथी कह रहे हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर जो मूवमेंट शुरू हुई थी और जो लोग उस समय चले थे, वो सभी लोग अरविंद केजरीवाल का घिनौना, भ्रष्टाचारी, नुस्खिया, नालायक, लूट खसूट वाला चेहरा देखकर लगातार आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या थे और क्या हो गए? वो आज वहीं खड़े हैं जहां 2011 में थे, अकेले। फर्क सिर्फ इतना है कि तब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा जहान। आज उनके पास खोने के लिए पूरी सरकार है और पाने के लिए सिर्फ साख। अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ आम आदमी पार्टी का ये सफर आज एक दोराहे पर है। एक तरफ वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने व्यवस्था को चुनौती दी थी, और दूसरी तरफ वो अपने हैं जो अब केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। केजरीवाल अक्सर बीजेपी और कांग्रेस को घेरने के लिए कहते थे सत्ता बड़ी जालिम चीज है, लेकिन वो भूल गए कि सत्ता की ये परिभाषा उन पर भी लागू होती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।